हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें बेस थ्योरम एंड बर्नौली ट्रायल्स है। शुरू करते हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बेस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी समझना होगा कि वो क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Let even E to En be a partition of the sample space S and suppose that each of the events even E to En has a non-zero probability of occurrence. Let A be an event associated with S, then P is equals to this. तो ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं जब वो इवेंट डिफरेंट डिफरेंट वे से हो सकता है। एक इवेंट डिफरेंट वे से हो सकता है तो सबकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे है E1 एक वे, E2 एक वे, En वे, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड किया हुआ है। इसे हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसे एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ है हमारे पास ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट दे विल बी स्ट्राइक, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि E1 क्या है, A by E1 क्या है, E2 क्या है, A by E2 क्या है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें A इवेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास A इवेंट होगा दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time, completed on time, ये हमें निकालना है P of A। तो हम B इवेंट ले लेते हैं that there will be a strike, ठीक है। B डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, नो स्ट्राइक, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, P of A फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारे पास P A क्या हो जाएगा, P of B, P A by B प्लस P B डैश, और ये हो जाएगा P A by B डैश। यहाँ पे देखते हैं P B की वैल्यू हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी इज दैट 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक का है तो P B हमारे पास क्या है 0.65, और यहाँ क्या कहा हुआ है कि 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जो विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो A by B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.32। सिमिलरली P B डैश हमारे पास क्या होगा, अब P B हमारे पास ये है तो जो P B डैश होगा वो क्या होगा 1 माइनस 0.65, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0.35। तो P B डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.35, और P A by B डैश कितना दिया हुआ है 0.80। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। 65 इंटू 32 करते हैं, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, 190802। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.208, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 82.0, वो 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.488। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। हमें सिर्फ क्वेश्चन में देखना है कि क्या गिवन है, हमारे जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज क्या है, और डायरेक्ट वो इसमें पुट करनी है। अब चलते हैं हम बेस थ्योरम पे। If E1, E2, En are the n non-empty events which constitute a partition of the sample space S, that is E1, E2, En are the pairwise disjoint, and E1 union E2 union En is equals to S, and A is any event of non-zero probability, then PE by EI by A is equals to PEI PA by EI upon summation J is equals to 1 to n PEJ PA by EJ। तो बेस थ्योरम हमें क्या बताती है कि कोई इवेंट होने की अपडेटेड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जब हमें उसके बारे में नई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमें इसमें क्या होता है कि पुरानी प्रोबेबिलिटी को नए एविडेंस के हिसाब से अपडेट करना होता है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है तो इसमें जो E1 E2 En क्या है, इनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। जो EI है इसे हम प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं,
और ये ए बाई ई आई और ई आई बाई ए हमारे पास ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो ई आई बाई ए है हमारे पास ये होती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। इसे भी हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. इसमें भी हमें सिंपली जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं इनकी वैल्यूज निकालनी और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी वैल्यू गिवन है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में है तो हम ई इवेंट मान लेते हैं। यहाँ पे इवन मान लेते हैं हम कि इवेंट क्या होगा, चूजिंग बैग 1, ये हो जाएगा हमारे पास। E2 मान लेते हैं हम, चूजिंग बैग 2, ये हो गया। और जो ए इवेंट है हमारा मेन, वो क्या है हमारे पास, ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ये हो गया। अब यहाँ से हम 2 बैग हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक बैग को चूज करने की, अगर 1 बैग को चूज करे या सेकंड बैग को चूज करे, दोनों की 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, A बाई E1 निकालते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा कि हमें A मतलब रेड बॉल निकालनी है, कहाँ से, E1 बैग 1 से। हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसे, ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। तो ये हमारे पास क्या है, बैग 1 में टोटल बॉल कितनी है, 7 है, 3 + 4, रेड कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7। सिमिलरली हम पी ए बाई ई टू निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 में टोटल बॉल हमारे पास 11 है, रेड 5 है, तो कितनी हो जाएगी, 5/11। अभी हमें निकालना क्या है, हमसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। तो हमें यहाँ पे निकालना है E2/A, ये होती है हमारे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कि जो है कि रेड बॉल की मतलब बैग सेकंड से निकाली हुई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P(E2) PA/E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। हमने जो टोटल प्रोबेबिलिटी पीछे सीखी थी वो बेस थ्योरम में यहाँ अप्लाई होती है नीचे। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। PE2 हमारे पास क्या है, 1/2, A/E2 हमारे पास 5/11 है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 1/2, A/E1 हमारे पास 3/7 है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/11। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/22 और ये हो जाएगा 3/14 प्लस 5/22। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमें अब बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि E1 क्या है, E2 क्या है, इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, और लास्ट में पूछा कौन सी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम सिमिलरली 3 इवेंट लेंगे, E1 E2 एंड E3। E1 क्या ले लेंगे कि बॉक्स 1 को चूज किया, E2 ले लेंगे बॉक्स 2 को चूज किया, और E3 ले लेंगे जहां हमने बॉक्स 3 को चूज किया है। और यहाँ से हम देखेंगे तो 3 बॉक्स है तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE1 PE2 और PE3 1/3 हो जाएगी ईच। आगे देखते हैं इसने क्या बोला है, इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर द गोल्ड कॉइन्स, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन है। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें A इवेंट क्या लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल्ड। तो हम जो A इवेंट है वो ले लेंगे कि जो कॉइन ड्रॉन है वो हमारे पास क्या है, गोल्ड होगा। तो सबसे पहले इन सब की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PA/E1
तो हम ए बाई ई वन अब हमारे पास क्या होगा कि जो गोल्ड कॉइन है वो फर्स्ट बॉक्स से निकाला हो। अब फर्स्ट बॉक्स से कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गोल्ड, दोनों ही कॉइन ये है गोल्ड, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही हम पी ए बाई ई टू निकालेंगे कि जो गोल्ड कॉइन है वो बैग टू से निकालेंगे। अब बैग टू में हमारे पास क्या है, बोथ आर सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो इज इक्वल्स टू 0। अब निकालेंगे पी ए बाई ई थ्री कि जो गोल्ड कॉइन है वो थर्ड बॉक्स से निकालेंगे। तो थर्ड बॉक्स में 1 गोल्ड है 1 सिल्वर, इट मीन्स 1/2। ये हमारे पास आ गई। अब हमें से क्या पूछा हुआ है कि a person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? तो हमारे पास क्या है कि even by a, p even by a पूछा हुआ है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास p even और p a by even अपॉन नीचे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज p even p a by even plus p e2 p a by e2 and plus p e3 p a by e3। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, हमारे पास क्या होगा 1/3 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1/3, नीचे है 1/3, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 1/6, दैट इज 1/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 6, तो 2 + 1 3, तो ये हमारे पास 1/3 एंड 1/2, 2 ही आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/6 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of the tests are judged negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random, given the HIV test, and the pathologist reports him or her as HIV positive. What is the probability that person actually has HIV? अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हम इसमें अब इवेंट लेंगे, हम ई इवेंट ले लेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो पर्सन सिलेक्टेड है इज HIV, ये हमने मान लिया। और ए इवेंट क्या मानेंगे हम, पर्सन HIV टेस्ट इज डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, मतलब पी ई बाई ए हमें निकालना है। यही है ना, हमने ये ई लिया है HIV हो, और ए हमारे पास जो HIV टेस्ट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ई हमारे पास है, ई डैश क्या होगा, जो HIV ना हो, और ई हमारे पास क्या है कि जो HIV हो। तो हमारे पास पीई हमें क्या दिया हुआ है, 10% ऐसे दिया हुआ है, तो कहाँ है हमारे पास, HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% detect the disease, but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of the tests are negative, but 1% are diagnosed as positive. तो 1% दिया हुआ है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0.1/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.001। तो यहाँ से पी ई डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0. ये क्या है पीई, ये हमारे पास क्या है 0.01, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.001 इज इक्वल्स टू 0.999। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ई बाई ए हमें निकालना है, तो हम ए बाई ई निकालते हैं यहाँ पे, पी ए बाई ई। तो ए बाई क्या हमारे पास होगा कि पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली पॉजिटिव, मतलब HIV।
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है हमारे पास 90%, तो ये हो जाएगा 90/100 दैट इज इक्वल टू 0.9। और सेम हम पी ए बाई ई डैश निकाल लेंगे कि पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1%, तो ये हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू 0.01। अब हम इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ई बाई ए का फॉर्मूला हमारे पास वही सेम पी ए बाई ई अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज पी ए बाई ई प्लस पी ई डैश एंड पी ए बाई ई डैश। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001 इंटू 0.9 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0.999 इंटू 0.01। तो ये हमारा क्या है रिजल्ट है। सिंपली कैलकुलेशन है आगे। नेक्स्ट चलते हैं। In a factory which manufactures bolts, machines A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolts. Of their outputs, 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by the machine B? तो सबसे पहले हम इसमें वही इवेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो B1 इवेंट है, B1 ले लेते हैं। जो बोल्ट है वो मशीन A से मैन्युफैक्चर हो, जो B2 है जो बोल्ट है वो मशीन B से मैन्युफैक्चर हो, और जो B3 है वो मशीन C से मैन्युफैक्चर हो। ठीक है, ये हमने 3 इवेंट मान लिए हैं। अब हमें इवेंट E जो मेन इवेंट हम मानते हैं वो क्या होना चाहिए, हमसे क्या पूछा हुआ है, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो हम यही कंसिडर करेंगे दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव। ये हो गया हमारे पास। अब हमें दिया हुआ है PB1, क्या दिया हुआ है 25%, तो ये हो जाएगा 0.25। सिमिलरली PB2 हमारे पास है 35%, तो 0.35। और जो PB3 है वो क्या हो जाएगा 0.40। ये हमें गिवन है प्रोबेबिलिटीज। अब हमें क्या निकालना है, PE बाई B1, PE बाई B1 इसका क्या मतलब हुआ, that the probability that the bolt drawn is defective given that it is manufactured by the machine A. Similarly हमें ऐसे PE by B2, E by B3, तो ये भी सेम हो जाएंगे कि ये मशीन 2 से, ये मशीन 3 से जो बोल्ट डिफेक्टिव हो। तो E by B1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5%, B2 की 4 एंड इसकी 2%। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 0.05, ये हो जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा 0.02। और हमें निकालना क्या है कि दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मशीन बी को हमने क्या माना हुआ है B2 माना हुआ है, तो यहाँ से हमें निकालना है PB2 बाई ई। तो हम अब डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट कर देंगे। PB2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0.35, पी ई की सॉरी पी ई बाई B2 की क्या हो जाएगी 0.04 अपॉन, अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है PB1 इंटू दिस, PB2 इंटू दिस एंड PB3 इंटू दिस। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.40 इंटू 0.02। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively. ये हमें probabilities given है इनकी। यहाँ पे है the probability that he will be late are, ये late होने के बाद की probability है if he comes by train, bus and scooter. But if he comes by other means of transport, then he will not be late. So when he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? तो इसमें भी हम event identify करेंगे। तो जो ई इवेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं ई इवेंट जो है
वो क्या होगा, when he arrives he is late। तो जब डॉक्टर विजिट द पेशेंट दैट ही इज लेट, ये हम मान लेते हैं ई इवेंट। और इसमें हम A1 A2 A3 A4 ले लेते हैं, A1 A2 A3 एंड A4। ये हमारे पास ट्रेन से आ रहा है, A2 हमारे पास ये बस से आ रहा है, ये स्कूटर, और ये बाय अदर मीन्स, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास P ऑफ A1 कितनी दी हुई है हमें, 3/10। सिमिलरली ये 1/5, ये हमारे पास होगी 1/10, और ये हमारे पास हो गया 2/5। अब हम निकालेंगे P E बाई A1। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर अराइविंग लेट कम्स बाय ट्रेन। तो ये हमारे पास कितनी दी हुई है, 1/4। यहाँ से हो जाएगा P E बाई A2, ये हमारे पास है 1/3, एंड P E बाई A3, ये हमारे पास गिवन है 1/12। और जो E बाई A4 है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज सिंस ही इज नॉट लेट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, दैट ही कम्स बाई ट्रेन। तो हमें निकालना है P, और ट्रेन का हमने A1 लिया था, तो A1 बाई ई। तो डायरेक्ट वही सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P A1, वो हो जाएगी हमारे पास 3/10, एंड फिर P E बाई A1, ये हो जाएगी 1/4। नीचे सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0। सिर्फ हमें ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करनी है, और हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो इसमें क्या कह रहा है कि ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 4 में से 3 टाइम्स वो सच बोलता है, देन ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक्चुअली में 6 है या नहीं है, 6 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो ई इवेंट निकालते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम दैट द मैन रिपोर्ट 6, कि जो डाइस में है वो 6 आया है, उसको हमने ई इवेंट मान लिया। S1 इवेंट हम मान लेते हैं कि 6 होगा, S2 मान लेते हैं कि नहीं होगा, 6 डज नॉट अकर, ये हमने ले लिया। अब जो हमारे पास PS1 होगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है डाइस में, और 6 ना आने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। अब सिंपली वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, PE/S1। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स व्हेन 6 हैज एक्चुअली अकर्ड। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये दी हुई है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स वो सच बोलता है, तो हो जाएगी 3/4। और जो हमारे पास PE/S2 है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। अब हमें निकालना क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, PS1/E, PS1/E। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला दैट इज PS1, यहाँ हो जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी E/S1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास PS1, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE/S1 प्लस PS2 एंड PE/S2। ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/6 इंटू 3/4, और यहाँ पे हो जाएगी 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी आता है हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स। Trials of a random experiment are called the Bernoulli trials if they satisfy the following conditions. They are finite in number, they are independent of each other, each trial has exactly 2 outcomes, success or failure. The probability of success or failure remains same in each trial. अब बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं,
कौन से? सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं, फेलियर को Q से। प्रोबेबिलिटी सेम होती है हर ट्रायल में, और जो ट्रायल्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं जिसमें बस सिर्फ 2 ही रिजल्ट आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं बार बार, तो ये सब बर्नौली ट्रायल्स में आता है। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, Px इज इक्वल्स टू R NCR PR Q N माइनस R, जिसमें P हमारे पास क्या है? सक्सेस है, और जो Q है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास फेलियर है। जो ये N है और P है, ये हमारे पास क्या है? पैरामीटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। ये x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, हम इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। और यहाँ पे p प्लस q की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या है? 1 के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, इफ गेटिंग एन ओड नंबर is a success, what is the probability of first है 5 success, second है at least 5 success, third at most 5 success, fourth at least 1 success, और fifth है हमारे पास no success। तो हम इसमें सबसे पहले वही फाइंड करेंगे कि n कितना है, r कितना है, p क्या है हमारे पास, q क्या है। तो हम p मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है, क्या बोला इन्होंने? गेटिंग एन ओड नंबर। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? ओड नंबर सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ओड नंबर हमारे पास 3 5 1, तो क्या हो जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। क्यू हमारे पास क्या होगी? फेलियर की, दैट इज 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। ये हो गया हमारे पास पी और क्यू। अब इसने क्या बोला? 6 टाइम थ्रो किया हुआ है, तो हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास 6 हो जाएगी। अब फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट में इसने बोला हुआ है 5 सक्सेस, तो जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आर जो है हमारे पास 5 हो जाएगी, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एन सी आर हमारे पास क्या होता है? पी एन माइनस आर और क्यू आर, अभी हमने पीछे देखा था यही फॉर्मूला है। एन सी आर पी आर, उल्टा लिख दिया, पी आर क्यू एन माइनस आर, ये हो जाएगा पी आर और क्यू एन माइनस आर। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, एन हमारे पास 6 है, सी हमारे पास 5 है, पी हमारे पास कितनी है? 1/2 है, और आर की वैल्यू 5 है। यहाँ पे क्यू हमारे पास 1/2 है, और एन माइनस आर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 6c5 और 1/2, ये 6 टाइम हो जाएगा। तो ये हमारी 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड हमसे पूछा हुआ है एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब थ्रो हमारे पास 6 टाइम है, एटलीस्ट 5 मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 5 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमें फाइंड करनी है। तभी तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 और यहाँ पे 6 हुए सिमिलर, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 6c5 1/2, ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 1, प्लस p यहाँ पे हो जाएगा 6c6 1/2 6, और ये 1/2 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6c5 और 1/2 6, और प्लस 6c6 और 1/2 6, यहाँ से 1/2 6 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 6c5 प्लस 6c6 हो जाएगा। इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होती है? 6c5 की वैल्यू 6 और 6c6 की हमारे पास 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1/2 6, और 1/2 रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास क्या होता है? 64, तो 1/64, तो हो जाएगा 7/64, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम थर्ड निकालेंगे। इसने बोला हुआ है एटमोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5 मतलब पी एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5, थर्ड पार्ट है ये हमारा। अब हम इसमें निकालेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो इसके बजाय हम जो आगे नेगेशन में है वो निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 5, तो 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 5 क्या होगा? सिर्फ 6 होगा। 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस 6c6, और यहाँ पे क्या था? 1/2 6, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी यहीं पे, तो हो जाएगी 1 माइनस 1/64, तो हो जाएगा 63/64। अब हम फोर्थ पार्ट निकालते हैं।
फोर्थ में हमसे क्या कहा है, एटलीस्ट वन सक्सेस। तो एटलीस्ट वन सक्सेस हमारे पास क्या होगा, पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यही पूछा हुआ है। अब हम यहाँ भी निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ 0 का इसमें से माइनस कर दे तो बाकी सब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 से 0 और 1/2, यहाँ पे 0 हो जाएगा और इस साइड 1/2 आएगा तो वो 6 हो जाएगा। तो सिंपली इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 6 से 0 1/2 6, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी 1/64, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63/64। फिफ्थ है हमारे पास नो सक्सेस, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है। अभी हमने यहीं पे निकाला ही है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है 1/64 आया था, तो ये हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A coin is tossed 5 times. What is the probability of getting at least 3 heads? तो इसमें जो P लेंगे हम, वो क्या लेंगे, probability of getting head। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2। सिमिलरली Q की भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास P और Q की वैल्यू आ गई। N हमें क्या दिया हुआ है, टोस्ट 5 टाइम्स, तो N 5 है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है एटलीस्ट 3 हेड्स, मतलब पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास क्या होती है, आर की वैल्यू जो होती है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C3, पी हमारे पास 1/2 है, आर हो जाएगा हमारे पास 3 और क्यू हो जाएगा n माइनस आर दैट इज 2, इसमें भी 5C4 1/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 हमारे पास 1, ऐसे ही 5C5 1/2 हमारे पास हो जाएगा 5 और 1/2 ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो इसको सिंपली सोल्व करना है, ये हो जाएगा 5C3 1/2 5 प्लस 5C4 यहाँ पे भी 1/2 5 और ये हो जाएगा 5C5 ये भी 1/2 5, इसमें से 1/2 5 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 5। 5C3 की वैल्यू क्या होती है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, दैट इज यहाँ पे निकाल लेते हैं 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 10। 5C4 की हमारे पास 5 ही आएगी और 5C5 की हमारे पास क्या होगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 5, इसको हम 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे है हमारे पास एन अर्न contain 5 white 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one with replacement, मतलब independent events हैं, what is the probability that all are white, only 3 are white, none is white, at least 3 are white? जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बर्नौली ट्रायल्स का, सेम सिमिलरली वैसे ही है ये भी। तो हम क्या करेंगे, पी ले लेंगे, यहाँ पे पी वैन ले लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल निकालने की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पी होगा वो हमारे पास हो जाएगा, और टोटल बॉल कितनी हो गई है हमारे पास 20 हो गई, और वाइट कितनी है 5, तो हो जाएगा 5/20, हमारे पास क्या हो गया 1/4, उसमें मेरी क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हम इसमें बोला है ऑल आर वाइट, तो टोटल कितनी निकालनी है हमने 4 बॉल्स निकालनी है, तो एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें क्या निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो जो आर की वैल्यू है वो भी 4 है, तो पुट करेंगे 4C4, पी की वैल्यू 1/4 ये हो जाएगा 4, और जो क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी 3/4 और हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 और रेज टू द पावर 4, 4C4 हमारे पास 1 होता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे हम,
ओनली 3 आर वाइट, मतलब पी एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4c3 1/4 रेज टू द पावर 3 और 3/4 रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट, सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, नन इज वाइट, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा 4c0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 रेज टू द पावर 0 एंड 3/4 रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखेंगे, एटलीस्ट 3 आर वाइट, मतलब पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या है पी 4 ट्रायल्स ही है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4c3, ये हो जाएगा 1/4 रेज टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 3/4, 4 माइनस 3 1 प्लस 4 में क्या हो जाएगा 4c4 1/4 रेज टू द पावर 4 एंड 3/4 रेज टू द पावर 0। ये हमें 4 पार्ट्स निकालने थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस द 10 हर्डल्स। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 10 है। जो बर्नौली ट्रायल्स है वो हमेशा नंबर ऑफ ट्रायल्स, जब ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो उसमें हम यूज़ करेंगे, जब हमें n की वैल्यू पता चल रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज, ये मिसप्रिंट है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लेते 5/6 है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन द 2 हर्डल्स। अब यहाँ पे क्या है कि n हमें 10 दिया हुआ है, p हम मान लेते हैं, हमें पूछा क्या हुआ है वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। तो n 10 है, जो p हमारा क्या है कि वो हम ये मानेंगे नॉक डाउन बाय हर्डल्स, तो जो q है ये हमारे पास 5/6 आ जाएगा, और जो p है वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हमने ये वाला माना है नॉक डाउन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो p की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, q की वैल्यू 5/6 है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही लेनी है जो हमसे पूछा हुआ हो। तो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई, n हमारे पास 10 है, r हमारे पास क्या दिया हुआ है दैट इज x लेस देन 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10c0 और यहाँ हो जाएगा p हमारे पास क्या है 1/6, तो ये हो जाएगी 0 और 5/6 ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10c1 1/6 हमारे पास हो जाएगा 1 और ये 6 है इंटू 5/6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेक्चर की अनसोल्ड और सोल्ड पीडीएफ दोनों हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर को देखो और उसको बिना सोल्यूशन के सोल्व करो। अगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो फिर आप सोल्यूशन वाली पीडीएफ को देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।